मैं एक छोटी पर कमाती हुई कंपनी में जॉब करती थी। मेरी कोई ग्लैमरस जॉब नहीं थी, पर मैं ठीक ठाक कमा लेती थी और मैं बाकी के इंटर्न से तो बेटर ही कमा लेती थी। कॉर्पोरेट मशीन में एक इंटरमीडिएट होने की वजह से मुझे ऐसे काम भी मिल जाते थे जो इंटर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, पर हायर मैनेजमेंट के लिए नहीं। एक दिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे बुलाया गया। 12th फ्लोर, जहां अपर मैनेजमेंट उन्हें देखती। मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे कहा गया और अपने हाथों में एक फोल्डर के फाइल के साथ एलिवेटर में घुस गई। मैंने एलिवेटर पे डिजिटल नंबर्स धीरे धीरे ऊपर जाते देखे और मैं अपनी मंजिल पे पहुंच ही रही थी। 9, 10, 11, 12, 13। एलिवेटर उस मंजिल पे नहीं रुका जिसे मैंने प्रेस किया था। उसने वो फ्लोर ही क्रॉस कर दिया और ऊपर वाले फ्लोर पे रुका। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि बिल्डिंग में सिर्फ 12 फ्लोर ही हैं। मेटल के दरवाजे खुले और एक खाली ऑफिस फ्लोर दिखा जिसमें बहुत कम टिमटिमाती हुई लाइट्स थी जिनमें से बजिंग आवाज आ रही थी। ग्रे कार्पेट फ्लोर पे खाली क्यूबिकल्स की काली परछाइयां दिख रही थी जिनमें कोई कंप्यूटर्स भी नहीं पड़े थे। अजीब, मैंने सोचा, क्या इन्होंने इस बिल्डिंग में एक नया फ्लोर ऐड कर दिया और मुझे पता भी नहीं लगा। मेरे बेहतर निर्णय के बावजूद मैं लिफ्ट से बाहर आई और उस अजीब ऑफिस में चली गई। वो मेरे ऑफिस से ज्यादा कोई शुद्धि का स्थान लग रहा था। मुझे वहां की बदबू बहुत अजीब सी लगी, या शायद थी ही नहीं। हम शायद हमेशा नोटिस नहीं करते, पर हर पब्लिक प्लेस में अजीब तरह की स्मेल्स मिक्स्ड होती हैं। जैसे कॉफी की स्मेल उस एम्प्लॉय के क्यूबिकल में जो बहुत ज्यादा काम करता है, किसी फीमेल कलीग का परफ्यूम, या किसी के खाने की स्मेल जो लंच ब्रेक के बाद किसी के मुंह से आती है। ये सब चीजें एक जगह को स्मेली बनाती हैं। उस खाली और अंधेरे ऑफिस में खड़े खड़े मैं कोई भी सेंट नहीं सूंघ पा रही थी और ना ही कोई आवाज सुन पा रही थी। सिर्फ उस लाइट की आवाज आ रही थी। हेलो, मैंने जोर से ऐसे ही पूछा, क्या यहाँ कोई है? मेरी आवाज उन सफेद दीवारों में गूंजती मुझे वापस सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि मैंने ऐसे कैसे पूछ लिया जबकि वहां कोई भी नहीं था मुझे सुनने के लिए। मुझे डर सा लगा तो मैं लिफ्ट में वापस जाने के लिए मुड़ा कि तब लिफ्ट का दरवाजा बहुत तेज से मेरे मुंह पे बंद हो गया, नॉर्मल लिफ्ट से ज्यादा तेज। मैंने बटन दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो देखा वहां कोई बटन था ही नहीं। मुझे चिंता होने लगी तो मैंने लिफ्ट का दरवाजा हाथों से खोलने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजे मुझसे वापस बंद होने के लिए लड़ रहे हैं। पर मैंने फाइनली उन मेटल के दरवाजों में कुछ फासला बना दिया। मैंने लिफ्ट के अंदर एक आंख से देखा और मुझे सिर्फ अंधेरा दिखा, ना कोई लिफ्ट और ना ही कोई लिफ्ट का शाफ्ट, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया जब मैंने देखा एक खून भरी आंख उस खाली जगह से खुली और मुझे वापस घूरने लगी। मैं चिल्लाई और पीछे की तरफ कूद गई और लिफ्ट के दरवाजा फिर से बंद हो गया। मुझे लगता नहीं था कि मैं उसे खोलने की फिर से कोशिश करूंगी और उस आंख को मेरी आत्मा के अंदर देखने के बाद मैं खोलना भी नहीं चाहती। मुझे वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता। मैं उस ऑफिस के खाली क्यूबिकल से गुजरी और मुझे वो टिमटिमाती हुई लाइट्स ही रास्ता दिख रही थी। मेरे हाथ में अभी भी वो पेपर्स थे जो मुझे अपने सुपरवाइजर्स को देने थे, पर उस समय तो मेरे बेताब बॉसेस मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे थे। ऑफिस के एंड में एक दरवाजे के बिना जाने का रास्ता था जो एक खाली और अंधेरे हॉलवे में जाता था, जिसपे वही सेम व्हाइट वॉलपेपर और डल ग्रे कारपेट लगा हुआ था। मैं हॉलवे में गई और सोचा शायद बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। हॉलवे के आखिर में मुझे एक दरवाजा मिल ही गया, जहां से मैं एकदम उसी ऑफिस में घुसी जहां पहले जैसा ऑफिस दिखा। बस हल्का सा ही डिफरेंस था, जैसे क्यूबिकल्स की शेप या चेयर्स। मैं फिर एक कमरे में पहुंची जहां घुसते ही जो मैंने देखा मैं वहीं के वहीं जम गई। वो एक और ऑफिस की जगह थी, बाकी सबकी तरह, पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। वहां के क्यूबिकल्स सब गिरे पड़े थे, टेबल्स और चेयर्स कारपेट पे टूटी पड़ी थी और वो व्हाइट दीवारें भी बहुत जगह से टूटी हुई थी। मैंने अपना सर अंदर घुसाया ताकि ढंग से देख पाऊं, पर जब मैंने ये किया उस जगह में से भारी मेटल की बदबू आ रही थी जो मेरी नाक में घुस गई थी। मैंने अपनी सांस रोकी और उस अंधेरे में अपनी आंखें मीच के देखने की कोशिश करने लगी कि वो बदबू कहां से आ रही है। उस अंधेरे कोने में किसी चीज पर कुछ बैठा सा था। देखने में कोई इंसान लग रहा था।
वैसे मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मैं बता सकती हूँ कि वो हड्डियों के ढांचे जैसा था और उसे शायद खाना नहीं मिलता था, जो मुझे उसकी नंगी पीठ देखने से लगा। वो गीली आवाज जैसे कोई कुछ चबा रहा उस इंसान में से आ रही थी और वो ऊपर लाइट्स की आवाज को दबा रही थी। जैसे ही मैं कमरे में घुसने लगी, उसके ऊपर की लाइट 1 सेकंड के लिए टिमटिमाई और उस सब मैंने देखा वो चीज किस पे बैठी थी और ये भी पता लगा कि वो मेटालिक स्मेल कहां से आ रही थी। उसके सामने एक विसर्जित लाश पड़ी थी। उसके खून से डार्क ग्रे कारपेट पे रेड शेयर आ गया था। उसने ऑफिस सूट पहना हुआ था जैसे कोई टिपिकल ऑफिस वर्कर हो। जैसे मैंने पहना था उससे कुछ अलग नहीं था। उसके कपड़े फटे और खून में लिपटे थे जो उसके पेट से निकले चमड़ी में से निकल रहे थे। वो इंसान अपने हड्डियों जैसे हाथों से उसकी लाश को खोद रहा था और उसकी चमड़ी और ऑर्गन्स निकाल रहा था। मेरा लंच मेरे पेट में गुदगुद करने लगा और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने वही जमीन पर उल्टी कर दी। मेरे पेट में जो भी था वो सब उल्टी के साथ बाहर आ गया। वो चीज उसी समय मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी और मैं पहली बार उसका चेहरा देख पा रही थी। वो अस्पष्ट इंसान लग रहा था जिसकी खून भरी लाल आंखें थी और कम सफेद बाल जो उसके गंजे सर में से निकल रहे थे। वो मेरी तरफ देख के अपने पीले खूनी दांतों के साथ मुस्कुराया। ताजा मांस, वो बोला और मुझ पर कूद पड़ा। मैंने जो पेपर्स पकड़े थे वहीं फेंके और भागी। वैसे तो मेरी पीठ दूसरी तरफ थी, पर मुझे उस प्राणी के मेरे पीछे भागने की आवाज साफ आ रही थी जब वो मेरे पीछे भाग रहा था। मैं भागती हुई टेबल्स और चेयर्स गिराती हुई इस प्राणी को रोकने के लिए एक और ऑफिस के कमरे में पहुंची। उस कमरे से एक और डोरवे निकला और फिर एक और ऑफिस और फिर बहुत से वैसे ही कमरे निकले और रास्ते जो कमरों में जाते थे जो सब एक जैसे दिखते थे। मेरे पास ये सोचने का समय नहीं था कि मैं कहाँ जा रही थी। मैं बस उन कमरों में भागती गई जो मेरे नजदीक थे और प्रे कर रही थी कि वो प्राणी वही कमरा ना चूज करे जिसमें मैं भाग रही थी। बाद में उस प्राणी की भागती हुई आवाज बंद हो गई और मैंने रुक के अपनी सांस में सांस ली। मैं बैठी और अपने हाथ अपनी नीज पर रखे जब मैंने सांस ली। जब मुझे होश आया, मैंने अपने आप को फिर से एक ऑफिस की जगह में पाया जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था वो कहाँ था। तब से अब बहुत टाइम बीत गया। मुझे याद भी नहीं है कि मैं इन दीवारों में कब से कैद हूँ। मैं कह नहीं सकती कि कितने दिन या रात बीत चुके। अगर दिन और रात इस जगह में एग्जिस्ट भी करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, तब भी मैं भूख के मारे नहीं मर पा रही थी, चाहे मैं जितना भी चाहूँ। मैंने इतना वेट लॉस कर लिया है कि मेरी हड्डियाँ भी बाहर आने लगी। मैंने अपने बाल भी नोचे हैं बस एक रास्ता देखने की आस में, और जितना भी मेरे सर पर बचा है वो भी स्ट्रेस से वाइट हो चुके हैं। आज मैं अपनी नींद से जागी एक ऐसी आवाज से जो मैंने शायद बहुत समय से नहीं सुनी। एक घबराई हुई हेलो जो लाइट की बजिंग आवाज को काटती हुई आई। उसने मुझे अपनी नींद से जगा दिया और मैंने अपनी हड्डियों वाली बॉडी उसकी तरफ खिसकाई। मैं डोरवे में एक ऑफिस की जगह पहुंची जिसके एंड में एक लिफ्ट थी। मैं कह नहीं सकती थी कि क्या वो वही लिफ्ट थी जो मुझे यहाँ लाई। अपने जूतों में कांपती हुई वो लड़की ने एक सूट पहना था जो मेरे सूट से अलग नहीं था जब मैं यहाँ आई थी। जब मैं देखने के लिए थोड़ा झुकी, मैं उसकी खुशबू से बहुत आकर्षित हो गई। वो कितनी मीठी और नरम स्मेल कर रही थी, उस खालीपन से कितना अलग जिसकी मैं मोहताज हो चुकी थी। मेरे मुंह में पानी आ गया जब मैं उसके पास आ गई। अंधेरे में मुझे वो नहीं देख पा रही थी, पर मैं बहुत भूखी थी। मैं ट्रेन के डब्बे में घुसा और उसी समय भूल गया कि मैं वहां क्यों गया था। वेलकम बैक, मुझे किसी ने कहा जिसकी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं उस आवाज की ओर मुड़ा और देखा वहां एक आदमी ट्रेन कंडक्टर के लिबास में बैठा हुआ था। हालांकि मुझे पता है ये वो ही था जिसने आवाज मारी थी। उसने न्यूज़पेपर के ऊपर से मुझे देखने की जरूरत नहीं समझी। हाय, मैंने अटपटाते हुए बोला। तुम्हारा दिन अच्छा जाए जो, उस ट्रेन कंडक्टर ने कहा। उसकी आंखें अभी भी न्यूज़पेपर में गड़ी हुई थी। जो? मैंने पूछा। क्या ये मेरा नाम है? यही मुझे बताया गया है तो यही होगा ना, उस कंडक्टर ने कैजुअली कहा। एक्सक्यूज मी, पर आपको किसने बताया?
ऑब्वियसली जिन लोगों ने तुम्हें यहाँ डाला है। मैंने टाइम लेकर अपने आसपास देखा। वो ट्रेन के अंदर का वैसा पार्ट लग रहा था जब ट्रेन नई नई इन्वेंट हुई थी। दीवारें और छत लकड़ी की बनी हुई थी, खिड़कियां लाल पर्दों से ढकी हुई थी और हर सीट को देख के लग रहा था जैसे कंफर्टेबल लेदर के कुशन्स की बनी हो। ये जगह है कहाँ आखिर? बाहर देख लो और पता लगा लो, कंडक्टर ने कैजुअली कहा। मैं पास की खिड़की पे गया और पर्दे के उस ओर देखा। मैं चीख मार के पीछे हो गया जब मैंने देखा वहां क्या है। ट्रेन के बाहर सब कुछ लाल था और ऑरेंज आग की लपटें, और उस आग में मुझे लोगों के चेहरे जलते दिख रहे थे। उनके चेहरे दर्द से मुड़े हुए थे, जैसे आग उनकी चमड़ी को उनकी हड्डियों से निकाल रही हो, उन्हें बिना मारे। ये क्या है? मैं चिल्लाया। ये एक बड़ा आग का तालाब है, कंडक्टर ने सूखी तरह कहा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? मैं उसे खौफ में बस देखता ही रहा। क्या मैं नरक में हूं? अभी तक तो नहीं, कंडक्टर ने जवाब दिया। प्लीज तुम्हें मुझे यहां से बाहर निकालना होगा। मैंने भीख मांगी। मैं वहां नहीं जा सकता। वह सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, कंडक्टर ने कहा। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है भाई। जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैं घबराने लगा। मैं पीछे मुड़ के उस दरवाजे को खोलने लगा जिस दरवाजे से मैं आया था, पर देखा वो तो और भी टाइटली लॉक था। गलत दरवाजा दोस्त, कंडक्टर ने कहा। अब पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। उसने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और हॉलवे की तरफ इशारा किया। वो वाला ट्राई करो। ये यहां से जाने का रास्ता है? मैंने पूछा। कंडक्टर मुझे देखने के लिए मुड़ा और मैं उसकी आंखें पहली बार देख पा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ काले गड्ढे थे। मुझे आग की लौ की झिलमिलाहट उसकी आंखों में कहीं तो दिख रही थी। उस तरफ जाते रहो और कभी वापस मत देखना, उस कंडक्टर ने कहा। और तुम यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओगे। तुम सब कुछ फिर से शुरू कर पाओगे। मुझे बताने के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। मैं यहां से जाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा, पक्का। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए बेटा, कंडक्टर ने कहा। पर फिर भी वेलकम। मैंने ट्रेन का दरवाजा खोला और अपने आप को वहां से जाने के लिए फोर्स किया। बाहर आग ने मेरी स्किन और कपड़े जला दी, पर मैं कुछ क्षणों के लिए दर्द सहता गया। मैंने देखा वो आग की लपटें मेरी चमड़ी को जला रही जब मैं ट्रेन के डब्बों में गिरते पड़ते दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। फाइनली मैंने अगले डब्बे का दरवाजा खोल दिया और उसी वक्त अंदर बेहोश हो गया। मेरे पीछे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और मैं और आग से बच गया। मैं वहां कुछ मिनट तक लेटा अपनी जलने वाली दर्द को बैठने का वेट करता रहा। जैसे ही दर्द थोड़ा कम होने लगा, मैंने सुना उस डब्बे में से किसी ने मुझे पुकारा, टिकट्स प्लीज। मैंने ऊपर देखा और मुझे एक और ट्रेन कंडक्टर दिखा, पिछले डब्बे से अलग। मुझे उन्हीं काली आंखों से घूर रहा था। मुझे माफ कीजिए, पर मेरे पास टिकट नहीं है, मैंने उसे बताया। नहीं, कंडक्टर ने कहा। मुझे लगता है तुम्हारे पास है। उसने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला और एक कैंची निकाली। वो एक छोटी और मोटी कैंची थी जिसके नुकीले ब्लेड थे, जिनसे पेड़ की टहनियां काटी जाती हैं। परेशान होते हुए मैंने वो कैंची अपने जले हुए हाथों से ली और कंडक्टर की तरफ देखा। मुझे इसके साथ क्या करना होगा? कंडक्टर ने अपने दाहिने हाथ से बाहिने हाथ की छोटी उंगली की तरफ इशारा किया। तुम्हारी टिकट प्लीज। मेरी आंखें फट गई जब मुझे पता चला वो मुझे क्या करने को कह रहा है। तुम सीरियस नहीं हो सकते। मैं हूं, कंडक्टर ने गंभीरता से कहा। तुम्हें टिकट देनी पड़ेगी, वरना ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाओगे। मुझे पता है तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। इस ट्रेन से बाहर धक्का दे के निकाल जाने और उस नरक की आग में जलने ने मेरे अंदर से सब हिचकिचाहट निकाल दी। मैंने कैंची ली और अपनी छोटी उंगली उस ब्लेड के बीच में रख दी। मैंने अपनी सांस रोकी और फटाफट उसके ब्लेड्स को निचोड़ दिया। उस ब्लेड ने मेरी ऑलरेडी जली हुई स्किन को पूरा निकाल दिया और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया। मैं दर्द में बहुत तेज चिल्लाया जब तक मेरी आवाज कर्कश नहीं हो गई।
उस कंडक्टर ने मेरी छोटी उंगली जमीन से उठाई और अपनी जेब में रख ली। आप जा सकते हैं, उसने मुझे कहा। और तुम ये कैंची रख सकते हो, तुम्हें इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। वो मजाक नहीं कर रहा था। मैं अगले डब्बे में घुसा और वहां पहले से भी ज्यादा जलन हो रही थी, और वहां मुझे एक और कंडक्टर दिखा जो अगले डब्बे का दरवाजा रोके खड़ा था। मेरा दिल रुक गया जब मैंने सुना वो क्या चाहता था। टिकट्स प्लीज। सारे डब्बे एक जैसे थे। मुझे भी बाहर नरक की आंख का चस्का मिला था, और फिर मुझे वापस भेजने को कहा जाता अगर मैं अपनी उंगली काट के नहीं देता। मेरी बाहिने हाथ की उंगली सबसे पहले गई। उन्होंने मुझे मेरे दाहिने हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां रखने की अनुमति दी, ताकि मैं अपने कान और पैर काट सकूं और कंडक्टर को टिकट दे सकूं। अपनी नाक काट के एक और कंडक्टर को टिकट देने के बाद मैं सोच रहा था कि अब मैं और क्या काट सकता हूं इन कंडक्टर्स को देने के लिए। मैं कुछ तो सोच पा रहा था, पर प्रार्थना कर रहा था कि बात वहां तक ना पहुंचे। मैं फिर से नरक की आग से गुजरा और अगले डिब्बे में गया। मैं डिब्बे की जमीन पर गिरा हुआ देख रहा था, शायद एक और कंडक्टर दिखे, पर मैं बहुत खुश हुआ कि वहां और कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और देखा कि जो उंगलियां मैंने काटी थी वो अचानक वहां पैरों पर वापस आ गई थी। मैंने अपने हाथों को देखा और मेरे हाथों की उंगलियां भी वापस आ चुकी थी। बस हो गया, मैंने सोचा। मैं फाइनली ये जगह छोड़कर अब जा सकता हूँ। मैंने वो कैंची नीचे फेंकी और बाहर की तरफ भागा। बाहर मैंने एक और डब्बा देखा जो ब्रिज से उस तरफ कनेक्ट हो रहा था, पर इस समय वो नरक की आग ने मुझे नहीं जलाया जैसे पिछली बार जलाया था। मैंने डब्बे का दरवाजा पकड़ा और उसे खोला। सोचा शायद दूसरी तरफ धरती या स्वर्ग दिखेगा। मैं ट्रेन के डब्बे में घुसा और उसी समय भूल गया कि मैं वहां क्या कर रहा था। वेलकम बैक! मुझे एक आवाज आई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं उस आवाज की तरफ मुड़ा और देखा एक पुराने जमाने की ड्रेस में एक ट्रेन कंडक्टर बैठा हुआ है। मैं एक अमीर फैमिली में नैनी का काम करती थी। पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप से बाहर गए हुए थे, तो उनके दोनों बच्चे मेरी ही निगरानी में रहते थे। जैसे रिच लोगों के बच्चे आपने टीवी में देखे होंगे, जिन बच्चों का मैं ध्यान रखती थी वो बहुत तमीजदार थे। वो ट्विंस थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम जेम्स था और लड़की का नाम जूडी। वो दोनों अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही शान थे, पर मैंने सोचा शायद वो अपने में रहने वाले बच्चे हैं। एक दिन जब मैं मैंशन का हॉलवे साफ कर रही थी, मैंने दोनों को अपने बेडरूम में हंसते हुए देखा। मैंने उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा शायद कोई फनी वीडियो या कुछ देख रहे होंगे। उस दिन बाद में डिनर पे मैंने बच्चों से पूछा कि वो अपने कमरे में किस बात पे हंस रहे थे। हम मिस्टर येलो टूथ खेल रहे थे, जूडी ने स्माइल करते हुए कहा। वो हमेशा बहुत फनी होते हैं, जेम्स ने कहा। मैंने उनकी बातें सुनते हुए ध्यान दिया, पर फिर इग्नोर कर दिया, ये सोच के कि इस उम्र में बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, तो ये ज्यादा अलग बात नहीं थी। मैंने बस सोचा था कि उनका कोई दोस्त हो भी सकता है। लगता है वो अच्छा आदमी है, मैंने भी कह दिया। वो दिखता कैसा है? वो बहुत लंबा और पतला है, जेम्स ने कहा। उसकी उंगलियां भी बहुत लंबी हैं, बिल्कुल नूडल्स की तरह, पर उसका एक बहुत ग्रे सर है जिसमें उसके येलो दांत फिट होते हैं, जूडी ने भी कहा। वो बहुत नोकीले भी हैं। वो जब हंसता है तो तुम उसके सारे दांत मुंह में से देख सकते हो। वो बहुत फनी लगता है जब हंसता है। मैं मिस्टर येलो टूथ को अपने दिमाग में इमेजिन करने लगी, पर उसकी डिस्क्रिप्शन जो मेरे दिमाग में आई वो बहुत फनी ही थी। फिर भी मुझे पता है बच्चे कभी कभी अजीब बातें करते हैं। मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को जज करूं या मजाक बनाऊं। उस दिन शाम को जब बच्चे सोने चले गए, तब मैं घर की सफाई कर रही थी जब मुझे बेसमेंट से कुछ आवाज आई। ये फिर बच्चों की ही आवाज थी। वो एक दूसरे से बात करते हुए हंस रहे थे। मैंने इस बार उन्हें अकेले रहने नहीं दिया। मेरे एम्प्लॉयर्स यानी उनके मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि उन्हें बेसमेंट में नहीं जाने देना, क्योंकि वो ठीक से नहीं बना हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें वहां चोट लगे या वहां खेलते हुए वो बीमार पड़ जाए, तो मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला और उन्हें आवाज लगाई। जेम्स, जूडी, क्या तुम दोनों नीचे हो? हंसी की आवाज अचानक बंद हो गई। जब किसी ने जवाब नहीं दिया, मैं नीचे बेसमेंट में गया। हर सीढ़ी मेरे वजन से आवाज कर रही थी। मुझे लगा कुछ सीढ़ियां उतरते हुए मुझे शायद परेशानी होगी, पर मैं आराम से सीढ़ियां उतर गई।
वहां मैंने जेम्स और जूडी को अपने हाथ पीछे करके खड़े देखा। उनकी आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। बच्चों, मैंने प्यार से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी ही सुरक्षा की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहते। मुझे माफ कर दो मिस जेनी। जूडी ने कहा। हमें एक्चुअली मिस्टर येलो टूथ ने यहाँ आकर खेलने को कहा था। हाँ हाँ, जेम्स ने भी कहा। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हमें अपने घर लेके जाएंगे अगर हम उससे मिलने यहाँ बेसमेंट में आए। वेल, मिस्टर येलो टूथ को अपने साथ ही आज खेलना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा, तुम दोनों को अभी वैसे भी बेड में होना चाहिए। पर मिस्टर येलो टूथ हमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर आज रात हम उनके साथ नहीं खेले। जेम्स ने कहा। वो जब अकेले होते हैं तो थोड़े डरावने हो जाते हैं। जूडी ने कहा। कुछ नहीं होगा बच्चों, मैंने उनसे कहा। मैं खुद मिस्टर येलो टूथ से बात करूंगी, तो तुम दोनों सीधा बेड में जाओ। ओके ओके मिस जेनी। मैंने देखा वो बच्चे टूटी हुई सीढ़ियों से बेसमेंट से ऊपर जा रहे थे। मैंने स्माइल किया। वो कुछ अजीब थे पर अच्छे बच्चे थे। अगर कभी मेरे बच्चे हों तो मैं जेम्स और जूडी जैसे बच्चे चाहूंगी। जब वो बेसमेंट से चले गए, मैंने अपना फोन निकाला और देखने लगी। मैंने वहां 1 मिनट रुक कर जाने का डिसाइड किया ताकि बच्चों को लगे कि मैं सच में उनके इमेजिनरी दोस्त से मिलकर आई हूं। पर जैसे ही मैं वहां से निकलने लगी, मुझे बेसमेंट में एक चूं सी आवाज आई। मैंने अपने फोन की लाइट से वहां रोशनी की। आश्चर्यजनक मुझे उस बेसमेंट में एक ट्रैप डोर दिखा, जो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ पहले वहां नहीं था। मुझे उत्सुकता हुई और मैं उस ट्रैप डोर के पास गई। मैं जैसे ही उसके पास पहुंची, ट्रैप डोर अपने आप खुल गया और उसमें से एक ग्रे रंग का हाथ निकला जिसके पीले नाखून थे और मेरे पैरों की तरफ झपटा। मेरे पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं था और मैं बस जोर से चिल्ला ही पाई और उसने मुझे उस ट्रैप डोर के अंदर खींच लिया। मुझे लगा जैसे मेरी बैक पे कुछ बहुत तेज सा लगा है, जैसे कोई लकड़ी। पर मैंने देखने के लिए ऊपर देखा कि मुझे किसने खींचा। मैंने देखा जो उस दिन बच्चों ने डिस्क्राइब किया था वो मिस्टर येलो टूथ ही था। जैसा मैंने इमेजिन किया था वो उससे 1000 गुना विचित्र था। उसका शरीर और अंग बहुत पतले थे, इतने पतले कि उसके अंदर कोई ऑर्गन्स हो वो भी नामुमकिन सा लग रहा था। और उसका बेडौल सा सर था जो उसका पतला शरीर शायद संभाल भी नहीं पा रहा। मैं जोर से चिल्लाई और उसकी टांगों के बीच जोर से लात मारी। आश्चर्य से ये काम कर गया और वो जमीन पर गिर गया। उसने मेरा पैर छोड़ दिया और वो वापस उठने की कोशिश करने लगा और तभी मैं वहां से भागी। मैं एक बड़े घर में थी जो एकदम वैसा ही था जिसमें से मैं अभी आई थी, और उसकी दीवारें बहुत गंदी थी और उसमें रेडिश ब्राउन धब्बे बने हुए थे जो गंदी कॉपरी सी बदबू मार रहे थे। मैं वहां से भागी जहां किचन होना चाहिए था और सोचा शायद मुझे कोई छुरा मिल जाए जिससे मैं अपने आप की सुरक्षा कर सकूं। मुझे एक छुरा दिखा, एक हॉट बॉइलिंग स्टोव के साथ पड़ा हुआ। वहां पे कुकिंग का कोई सामान नहीं पड़ा था। वो छुरा उठा के मैं पीछे मुड़ी और किचन वाले दरवाजे के साथ खड़े होके मिस्टर येलो टूथ के अंदर आने का वेट करने लगी। जैसे ही वो किचन में मुझे ढूंढने आया, मैं छुरा उसके सर के पास लेकर आई कि तभी उसने मेरी तरफ देखा और छुरा सीधा उसकी बाईं आंख में घोंप गया। उस प्राणी ने गुस्से में बहुत जोर की आवाज निकाली, पर वो मुस्कान उसके चेहरे से नहीं गई। मैंने छुरा छोड़ा और उसे किचन में धक्का दिया जब वो उस छुरे को अपनी आंख से निकालने में बिजी था। मैं भागी जहां बच्चों का बेडरूम होना चाहिए था और दरवाजा पीछे से लॉक कर दिया। वो बच्चों के कमरे जैसा ही एकदम दिख रहा था जो असली के घर में है, बस बहुत गंदा था। डर के मारे मैं अलमारी में जाके छुप गई। मैंने अपने आप को अंदर घुसाया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अलमारी में पीछे हो गई ताकि दिख ना पाऊं। जैसे ही मैंने ऐसे किया, नीचे वाले लकड़ी के दरवाजे ने मुझे रास्ता दिया और मैं पीछे गिर गई। उस दिन दूसरी बार मुझे लगा मेरी पीठ पे कुछ तेज की लगा, पर मैं उस गंदे घर में अब नहीं थी। मैंने ऊपर देखा और मुझे बच्चों के कमरे की सीलिंग दिखाई, और जब मैंने देखा मैं कहां से गिरी थी, मैंने उनकी खुली हुई अलमारी देखी। मिस जेनी, मैंने जूडी को कमरे में कहते सुना। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी और अपनी आंखें मसलने लगी और आश्चर्य से मुझे देखती रही। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर येलो टूथ ने क्या कहा? मैं अभी भी उस घर में नैनी का काम करती हूँ, पर शुक्र है बच्चों ने मिस्टर येलो टूथ के बारे में बात करनी छोड़ दी है।
शायद मैंने उसे छुरा मारकर डरा दिया होगा। अभी भी कभी कभी मुझे बेसमेंट से कर्कश सी आवाजें आती सुनाई देती हैं, पर मैं उसे हमेशा लॉक्ड ही रखती हूँ और चाबी ऐसी जगह छुपाती हूँ जहां बच्चे नहीं पहुंच सकते। मेरा दिल कहता है कि मुझे डरना चाहिए, पर कुछ दिनों की खराब नींद के बाद मैंने रियलाइज किया कि शायद कोई रीजन था कि मिस्टर येलो टूथ बच्चों को टारगेट कर रहा था, क्योंकि वो और किसी को टारगेट नहीं बना सकता। शायद राक्षस ऐसे ही होते, कायर, जो उन पर वार करते हैं, जो उनसे कमजोर होते हैं ताकि अपने आप को ताकतवर समझ पाए। सुपर नेचुरल राक्षस या नहीं, मैं मिस्टर येलो टूथ को मेरे बच्चों के पास वापस कभी नहीं आने देने वाली।